बात आज हम राजस्थान की रजत बूंदें क्लास 11th वितान का दूसरा अध्याय समझते हैं। हम सबसे पहले हम अनुपम मिश्र के बारे में जान लेते हैं। आपका जन्म जो है 1948 में महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था आपका जन्म। आपने पर्यावरण संबंधी 20 पुस्तकें लिखी हैं। आपने पर्यावरण संबंधी 20 पुस्तकें लिखी हैं। उनमें जो चर्चित पुस्तक रही है, जो फेमस पुस्तक रही है, चर्चित पुस्तक रही है, आज भी खरे हैं तालाब, आज भी खरे हैं तालाब, और राजस्थान की रजत बूंदें, राजस्थान की रजत बूंदें। और आपने पर्यावरण संबंधी आंदोलन में भी भाग लिया है। यानी पर्यावरण संबंधी जब आंदोलन हुए तो उसमें भी आपने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। आपने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया है और आपकी मृत्यु जो है 2016 में। अब हम इस अध्याय की पृष्ठभूमि जान लेते हैं। राजस्थान की रजत बूंदे, रजत चांदी, चांदी की तरह कीमती बूंदे, अर्थात राजस्थान की रेगिस्तान में पानी की बूंदे जो होती हैं वो चांदी की तरह कीमती होती हैं। पानी का क्या महत्व होता है उनके लिए, इस संदर्भ में ये पाठ है। ये पाठ जो है राजस्थान की जल समस्या के प्रति नहीं है। ये पाठ जो है राजस्थान की जल समस्या के प्रति नहीं है, ये उसका समाधान नहीं है। उसमें ये पाठ जो है जमीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान कैसे हो सकती है, यानी कि जमीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान, जीवन की पहचान, अर्थात राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में बीकानेर बाढ़ की उधर जो कुई बनती है, उस कुई में चेलवान जी अपना जीवन दांव लगाकर कुई का निर्माण करते हैं। और उनका जीवन किस प्रकार है, किस प्रकार वे कुई का निर्माण करते हैं और वो कुई किस प्रकार वर्ष प्रति जो है पानी देती है। ये रचना जो है भाषा की, ये रचना धीरे धीरे जब पढ़ते हैं तो ये भाषा की ऐसी दुनिया में ले जाती है, ये रचना भाषा की ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जो न तो कविता है न कहानी है, न तो ये कविता है न ही ये कहानी है। यानी कि न ये कविता है न कहानी है, पर पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है ये रचना। ये कलात्मक अभिव्यक्ति है। तो इस पाठ में जो है राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, वहाँ जो कुई का निर्माण होता है, कुई का निर्माण किस प्रकार होता है और उस जीवन की अतल गहराइयों में जमीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान कैसे होती है, किस प्रकार चेलवान जी काम करते हैं वहाँ पर, और ये रचना भाषा की कैसी पहचान है जो न तो कोई कविता है न कोई कहानी है, बल्कि पानी की हर आठ, यानी पानी को कैसे प्राप्त करें उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति हमारे सामने रखी है। अब हम इस पाठ के बारे में समझते हैं। देखिए, लेखक जो है राजस्थान की रेतीली भूमि, राजस्थान की रेतीली भूमि, उस रेतीली भूमि में पानी का जो प्रमुख साधन है, पानी का जो प्रमुख साधन है वो है कुई। और
उस कुएं का निर्माण कैसे होता है। देखिए, कुआं और कुएं दोनों में अंतर है। कुएं स्त्रीलिंग है, कुआं पुल्लिंग है। उस कुएं को खोदने के लिए चेलवांजी उसे कहते हैं जो कुएं निर्माण की प्रक्रिया में दक्ष होते हैं, जो कुएं का निर्माण करते हैं, मजदूर लोग होते हैं, उसको बोलते हैं चेलवांजी। चेलवांजी किस प्रकार काम करते हैं। जब ये लोग काम करते हैं कुएं में, तो कुएं जो होती हैं वो जो रेत को खोदकर बनाई जाती है, और ज्यों-ज्यों हम कुएं की खुदाई करते हैं गर्मी बढ़ती जाती है, और ये लोग कुएं का निर्माण करने के लिए एक बसोली, एक हथियार का प्रयोग करते हैं जो लकड़ी का तो बना होता है और आगे से लोहे का तीखा होता है, छोटा होता है, जिसको हम हाथ से खोद सकते हैं। और उस कुएं में जब ये खुदाई करते हैं तो भयंकर गर्मी होती है। इस भयंकर गर्मी को कम करने के लिए लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है बाहर जो लोग बैठते हैं, ये लोग जो है मुट्ठी भर के अंदर रेत फेंकते हैं, ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर जा सके और कुएं में जो गर्म हवा होती है वो बाहर आ सके। अब आपके मन में प्रश्न होता है कि सर रेत मारते होंगे, सिर पर गिरती होगी। नहीं, ये सिर पर जो है टोप पहनते हैं, जो कांसे का बना होता है, लोहे का बना होता है या अन्य किसी चीज का बना हुआ होता है। ये टोप पहनते हैं ताकि उनको चोट नहीं लगे। और ये लोग जब उस कुएं में मलबा इकट्ठा हो जाता है तो उसे बाल्टी से बाहर निकाला जाता है, उस मलबे को वापस जो है बाहर निकाला जाता है। और इस कुएं निर्माण में जो चेलवांजी होते हैं वो अनुभवी लोग होते हैं। चेलवांजी जो होते हैं अनुभवी लोग होते हैं, और जरा सी लापरवाही, कुएं निर्माण में जरा सी भी लापरवाही उनके प्राण ले सकती है। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक ये कुएं की जो है खुदाई करते हैं। और कुएं जो है, देखिए, कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी आता है, और न ही भूजल से जल प्राप्त होता है। कुएं जो है एक अलग विशेष तरह से बनती है। ये दोनों तरह के जल जो है इसमें नहीं आते हैं। देखिए, मरुभूमि में जो है, जब बारिश होती है, बारिश जो होती है वो रेत के कण में समा जाती है, और जब ये रेत के कणों में से जब ये पानी रिस के जब नीचे इकट्ठा होता है तो वो कुएं में जमा होता है। और ये चेलवांजी जब कुएं की खुदाई करते हैं, ज्यों ही खड़िया पट्टी आती है, खड़िया एक सफेद पट्टी होती है, क्यों ही ये लोग काम बंद कर देते हैं ताकि वो पानी, रिसा हुआ पानी जो है वहाँ इकट्ठा हो सके। आपने कई बार देखा होगा कि रेगिस्तान में बहुत सारी जगह जब बारिश होती है तो वह पानी इकट्ठा हो जाता है। इसके पीछे कारण ये होता है कि वह खड़िया पट्टी अधिक मात्रा में होती है, वो पानी जो है नीचे नहीं जा पाता है। तो ये रेत की सतह, यानी कि जब 10 से 15 हाथ कुएं जो है 10 से 15 हाथ की खुदाई होती है, कई बार 50-60 हाथ तक कुएं में जो है वो खड़िया पट्टी आ जाती है। इतनी खुदाई पर, यानी कि 50 से 60 हाथ की खुदाई पर खड़िया पट्टी आ जाती है, कई बार 15 हाथ पर भी खड़िया पट्टी आ जाती है। और इस पट्टी से मिट्टी के परिवर्तन का पता चलता है। ये पट्टी आके मालूम हो जाता है कि उनको खुदाई यहाँ तक ही करनी है। इस खड़िया पट्टी के नीचे जो है पानी है वो खारा होता है। वो पानी कैसा होता है? खारा होता है। इसलिए खड़िया पट्टी आते ही ये लोग जो हैं काम रोक देते हैं।
क्योंकि वो पानी पीने के लिए नहीं होता है और उनको पीने के पानी के लिए कुइयाँ बनाई जाती हैं, इसलिए खड़िया पट्टी आते ही जो है ये लोग काम रोक देते हैं। और रेत में नमी होती है, बारिश होती है, रेत में नमी होती है, रेत में और वो पानी वो नमी जो है फैल जाती है और रेत के कण जो हैं वो अलग होते हैं, चिपकते नहीं हैं, पानी गिरने पर कण जो है वो भारी हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि अन्य स्थानों पर जब गर्मी पड़ती है तो जमीन में दरारें पड़ जाती है, लेकिन रेगिस्तान में रेतीली भूमि पर कभी दरारें नहीं पड़ती हैं और वर्षा का पानी जो है भीतर समा जाता है और वो बूंद बूंद जो पानी जो है वो वहाँ इकट्ठा हो जाता है। लेकिन ये सारी प्रक्रिया अपनाने के लिए उनको एक बहुत बड़े काम से गुजरना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि कुएं का निर्माण होता कैसे है। कुएं का निर्माण करने से पहले देखिए, कुएं का निर्माण करने से पहले ये लोग जो है एक तो खीप नाम की घास, खीप नाम की जो घास है उससे जो है बहुत बड़ी रस्सी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रस्सी। जैसे मान लो ये कुएं की खुदाई कर लिए, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ये कुएं की खुदाई कर लिए। अगर मान लो कुएं की खुदाई यहाँ तक हुई है सपोज, तो पहले उस रस्से को गोल गोल उसमें उतारा जाता है पूरा, और उस रस्से को उतारने के बाद जब आगे खुदाई होती है तो फिर रस्से को नीचे दबाया जाता है ताकि रस्सा नीचे दब जाए। और जब ये कोई निर्माण होती है पूरा तो उसके जो है आसपास जो है लकड़ी के जो है वो लट्ठे लगा दिए जाते हैं ताकि रस्सा उधर उधर नहीं हो। वो लट्ठे जो होते हैं कुंबड़ के होते हैं, कैर के होते हैं, बावले के होते हैं, वो लट्ठे लगा दिए जाते हैं। इस तरह से जो है खड़िया पट्टी आती है, लोग काम बंद कर देते हैं और चेलवानी जो है वो ऊपर वापस आ जाते हैं। यानी बड़ी ही बारीकी से ये लोग काम करते हैं और एक कह सकते हैं कि उसमें गांव के पूरे लोग जो है कुएं निर्माण में लग जाते हैं। और राजस्थान में पानी 3 रूपों में पाया जाता है। देखिए जब कुएं देखिए राजस्थान के रेगिस्तान में पानी 3 रूपों में पाया जाता है। पानी के 3 रूप होते हैं। एक होता है पालर पानी, एक होता है पाताली पानी और एक होता है रेजानी पानी। तो हम लोग कुएं में जो पानी इकट्ठा होता है वो रेजानी पानी होता है। कौन सा पानी होता है? रेजानी पानी। कैसे समझाता हूं मैं आपको। देखिए पालर पानी किसे कहते हैं? जब बारिश होती है, वर्षा का जल धरती पर बहता है, वो पानी तालाब में इकट्ठा होता है, वो पानी बांध में इकट्ठा होता है, वो सारा पानी कौन सा है? पालर पानी। पाताली पानी, जो कि ये पाताली पानी देखिए पालर पानी तो मीठा ही होता है, पाताली पानी जो है मीठा भी हो सकता है और खारा भी हो सकता है। यानी कि अगर हम खड़िया पट्टी के नीचे खुदाई करते हैं वो पाताली पानी होता है जो पीने के लिए खारा होता है। और रेजानी पानी जो होता है वो पानी जो है, यानी जैसे रेगिस्तान में पानी गिरा तो वो धरती वो उस रेत में पानी समा जाता है, ठीक है। और जब कुएं का निर्माण होता है और तो वही पानी का उस कुएं में इकट्ठा होता है, उस कुएं में इकट्ठा होता है, जिसको बोलते हैं रेजानी पानी, जो पीने में कैसा होता है? मीठा होता है। यानी कि देखिए जो धरातल में समाई वर्षा को नाप, देखिए रेजानी पानी नाम कैसे पड़ा? ये एक रेजा शब्द से नाम पड़ा है, एक यंत्र का नाम है जिससे रेगिस्तान में जो वर्षा होती है वो उसको नापता है कि कितने, जैसे कितने इंच जमीन गीली होगी तो एक रेजा यंत्र होता है, उससे जो नापा जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया है रेजानी पानी। यानी कि 5 इंच नमी है या 6 इंच नमी है या 7 इंच नमी है, उसको नापने के लिए रेजा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया रेजानी पानी। जो रेजानी पानी जो होता है खड़िया पट्टी के ऊपर होता है। यहाँ खड़िया पट्टी आ गई, मान लो काम बंद हो गया
और ये खड़िया पट्टी के ऊपर कौन सा पानी होता है? रेजानी पानी होता है। और रेजानी पानी को समेटने का काम करती है कुई। उस कुई में रेजानी पानी होता है और कुई का जो व्यास होता है 4-5 हाथ व्यास होता है, 4 या 5 हाथ व्यास होता है। व्यास यानी वो चौड़ी होती है, 4-5 हाथ चौड़ी होती है व्यास में। और उसकी गहराई जो है 30 से 60 या 65 हाथ की गहराई होती है इसे। और कुई जो है, कुई का जो प्राण है वो वास्तव में उसमें चिनाई करना, उसको बनाना बहुत मुश्किल कार्य है। रस्सा डालना, लट्ठे डालना, यानी कि बड़े बारीक, और उस मलबे को बाहर निकालना, ये चिजारों के प्राण भी ले सकती हैं। और कुई में, कुई की चिनाई करते समय ईंट का भी प्रयोग होता है या रस्से का भी प्रयोग कर सकते हैं। अपने यहाँ कुआं बनता है, बड़ा बनता है, पूरा इस पर खुदाई होती है, ईंटों से निर्माण होता है, क्योंकि वहाँ रेत होती है, इसलिए मान लो आपने 10 हाथ उसकी खुदाई की है तो रास्ता उतारना पड़ता है ताकि वो रेत जो है वो अंदर नहीं आए। और इस तरह से कुई जो है बनकर तैयार हो जाती है। और इस रस्से की कुंडली का पहले घेरा बनाते हैं, उस घेरे को अंदर उतार देते हैं। मैंने पहले बता देता आपको, उसको अंदर उतार देते हैं, फिर यहाँ मंदिर दबाते हैं, नीचे आ जाता है वो, और फिर लकड़ी के लट्ठे लगाए जाते हैं और चिनाई का कार्य होता है। और वो कई बार उसमें लकड़ी के लट्ठों का भी प्रयोग किया जाता है। इस तरह से कुई का पूरा निर्माण होता है। ये कुई जो है बनने के बाद जब ये चैलवानी ऊपर आ जाता है तो उनके लिए विशेष भोज का आयोजन किया जाता है। एक उस गांव में उत्सव सा माहौल होता है। और यही नहीं, अब उनको क्या दिया जाता है, उनको क्या भेंट दी जाती है? या तो उनको वर्ष भर जो होली दिवाली जो त्योहार आते हैं उन पर उनको भेंट दी जाती है, या फसल में से कुछ हिस्सा उनको दिया जाता है। लेकिन आजकल चेलवानी जो है ये नहीं लेते हैं, इसकी जगह मजदूरी लेते हैं। आजकल जो चेलवानी जो है इसकी जगह जो है मजदूरी लेते हैं। और जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण, मेघवाल गृहस्थी के लोग जो हैं वो कुई का निर्माण करते हैं, वो जो अपनी कुइया स्वयं बनाते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि कुई का मुंह जो है वो छोटा क्यों रखा जाता है? देखिए, कुई बनने के बाद जो है कुई को ढका जाता है पूरा अच्छी तरह से। कई बार कुई पर ताले भी लगाए जाते हैं, या फिर पेड़ पौधे जो क्या कहते हैं इसको, कांटे लगाए जाते हैं ताकि कोई अंदर गिरे नहीं। कुई को ढका जाता है। लेकिन कुई का जो मुंह है वो छोटा क्यों रखा जाता है? इसके 3 कारण हैं, उसको हम समझते हैं। देखिए, कुई का जो मुंह है, ऊपर वाला भाग जो है वो छोटा, ये जो है इस भाग को छोटा क्यों किया जाता है? इस भाग को छोटा क्यों किया जाता है? नंबर 1 सीधा सिंपल है, रेत में जमा पानी की बूंदें धीरे धीरे रिसती है। यानी कि रेगिस्तान में जब बारिश होती है वो बारिश की बूंदें रेत में समा जाती है जो धीरे धीरे रिसती है। यानी धीरे धीरे वो रिसती हुई जो है, अगर मुंह बड़ा होगा तो पानी जो है वो फैल जाएगा। अगर मुंह बड़ा होगा तो पानी फैल जाएगा और इसे निकाला नहीं जा सकता है। और पानी जो है 2-4 हाथ की ऊंचाई जब ले लेता है, और जब ये पानी रिसता है, पानी इकट्ठा होता है, 2-4 हाथ की जब ऊंचाई लेता है, यानी कि इस व्यास को भी छोटा किया जाता है, इसको भी छोटा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वह पानी इकट्ठा होता है, मान लो तो जब 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ ऊंचाई लेता है तो बाल्टी आसानी से इसमें डूब सकती है। अगर इसका व्यास बड़ा कर देंगे तो पानी फैल जाएगा, इतना ही पानी रहेगा तो पानी निकाल नहीं सकते हैं। इस तरह से
एक ये है। और पानी निकालने के लिए छड़स का उपयोग किया जाता है। जो छड़स आप समझते हो आजकल तो लोहे से बनती है, एक समय वो पहले चमड़े से बनती थी और इसके बाद उसका टायर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब आजकल लोहे की छड़स का प्रयोग करते हैं। दूसरा ये है, छोटे मुंह को ढकना जो है सरल होता है। दूसरा कारण जो होता है, छोटे मुंह को आसानी से ढका जा सकता है, उस पर ताला भी लगाया जा सकता है। तीसरा कारण है कि छोटा मुंह होगा तो पानी जो है, ये पानी जो है भाप बनकर नहीं उड़ेगा, भाप बनकर ये नहीं उड़ेगा। इन तीन कारणों से कुई का मुंह जो है वो छोटा रखा जाता है। आजकल तो कुइयों पर ताले लगाते हैं, और यही नहीं, अगर कुई ज़्यादा गहरी है तो कुई के ऊपर जो है गिरनी भी लगाते हैं, जिससे छड़स के माध्यम से पानी आसानी से निकाला जा सकता है, जिसको ग्रेडी बोलते हैं, चरकी बोलते हैं, फेड़ी बोलते हैं। और इस कारण कुई लगभग हर घर में मिल जाती है। यानी कि वहाँ पर एक छोटे से गांव में समाज वाइज जो है कुइया बनी होती है। जैसे ब्राह्मणों की कुइया अलग, मेघवालों की कुइया अलग, इस तरह से जातिगत कुइया बनी हुई होती है। यानी एक साथ बहुत सारी कुइया बनती हैं, और उस कुई से पानी निकालने का समय भी निश्चित होता है कि 24 घंटे में कुई जो होती है वो चार्ज हो जाती है। चार्ज यानी कि करीबन 5-6 फीट पानी इसमें इकट्ठा हो जाता है, और 24 घंटे बाद शाम को 6 बजे या शाम को 4 बजे जो भी टाइम होता है, एक निश्चित समय होता है, उस समय शाम को सभी लोग जो हैं पानी लेने के लिए आते हैं। लोग अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए आते हैं, और कुइयों के आसपास ऐसा लगता है जैसे कोई मेला लग गया। इतना सुंदर दृश्य जो है वो गांव का दिखाई देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी कुइया जो है बनी हुई होती है, जैसे मान लो एक गांव में 50 बनी हुई, 100 बनी हुई है, ये कुइया जो है निजी होते हुए भी उसमें जो है, उस पर जो है ग्राम सभा का अंकुश रहता है। ग्राम सभा का अंकुश रहता है उन कुइयों पर। ये कुइया जो है आपकी सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, ये आपकी सार्वजनिक संपत्ति नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आपको अपने घर के बाहर भी कुई बनानी है तो आपको पहले ग्राम सभा की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके पीछे कारण यह है कि मान लो कि गांव, ये छोटा सा गांव है, इस पे यहाँ पर एक कुई बनी हुई, सपोज यहाँ पर भी कुई बनी हुई, यहाँ पर भी कुई बनी, यहाँ पर भी कुई बनी हुई। इन 4 कुइयों में पानी इकट्ठा होता है, मान लो 5-5 फीट जो भी होता है पानी इकट्ठा होता है। अगर छठी कुई कोई बनाएगा तो पानी का क्या हो जाएगा? विभाजन। जब पानी का विभाजन हो, साथ ही कोई कुई बनाएगा तो क्या होगा? पानी का विभाजन हो जाएगा। जब पानी का विभाजन हो जाएगा तो पानी 1-1 फुट आएगा, और 1-1 फुट को हम बाल्टी से निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए ये कुइया निजी होते हुए भी उस पर ग्राम सभा का अंकुश रहता है, ग्राम सभा का नियंत्रण रहता है। और आपको अगर नई कुई का निर्माण करना है तो ग्राम सभा की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, तभी आप कुई का निर्माण कर सकते हो, अन्यथा कुई का निर्माण वहां कम नहीं कर सकते हो। और उस भूमि के जो नीचे जो नमी होती है, उस विभाजन को रोकने के लिए ग्राम सभा की स्वीकृति आवश्यक होती है। राजस्थान के हर जगह रेत के नीचे जो है रेगिस्तान में खड़िया पट्टी है, और जहाँ खड़िया पट्टी है वहाँ पर उस लाइन में देखा जाए तो 100 से 150 कुइया आपको मिल जाएगी, आज भी आपको मिल जाएगी। और ये खड़िया पट्टी जो चलती है चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, वहाँ पर एक खड़िया पट्टी लाइन चलती है, और जहाँ खड़िया पट्टी लाइन चलती है वहाँ पर कुइयों का निर्माण अधिक होता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में गांवों में लगभग हर घर में एक कुई आपको मिल जाएगी। इसलिए हमें भी जीवन में पानी के महत्व को समझना है, पानी की व्यर्थ बर्बादी नहीं करनी है। किस प्रकार रेगिस्तान में
लोग पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर उनको पानी प्राप्त होता है। आज राजस्थान के रेगिस्तान में नर्मदा नहर आ गई है, गंगा नदी का पानी आ गया है। आज वहाँ की समस्या का समाधान भले ही हो गया हो, लेकिन वो लोग आज भी राजस्थान में उस पानी की बूंद को समझते हैं, उसका महत्व समझते हैं कि पानी का कितना महत्व होता है हमारे जीवन में। इसलिए पानी को हमें समझना है, हमको बचाना है। अगर इसी तरह अगर पानी की व्यर्थ बर्बादी करते रहेंगे तो एक समय पानी की समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए लेखक ने जो नाम रखा है राजस्थान की बूंदें, राजस्थान की मृत बूंदें बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हमारे लिए पानी की बूंदें चांदी की तरह कीमती होती हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। इस पाठ में लेखक ने कुएं निर्माण के बारे में बताया है। चेलवान जी किस प्रकार कुएं का निर्माण करते हैं, राजस्थान में कितने, राजस्थान के रेगिस्तान में जो अपने कितने तरह के पानी पाए जाते हैं राजस्थान में, पालर पानी, पाताले पानी, रेजानी पानी, उसके बारे में बताया है। यानी कि कुइया निजी होते हुए भी सार्वजनिक संपत्ति आपकी नहीं है, बल्कि आपको अगर नई कुई बनानी है तो ग्राम सभा की परमिशन लेनी पड़ेगी। और जो खड़िया पट्टी है वो अलग अलग क्षेत्र में, उसके चूरों में अलग नाम है, बीकानेर में अलग नाम है, जैसलमेर बाड़मेर सब में अलग अलग उसके नाम है। इस तरह से ये पाठ जो है इसमें जो है कुएं निर्माण की प्रक्रिया, कुएं निर्माण की प्रक्रिया पूरी बताई गई है, साथ ही पानी के महत्व के बारे में बताया है। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्न समझेंगे। धन्यवाद।